परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के अंदर हमने अभी तक कुछ लेक्चर्स देखे हैं जिसके अंदर हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रीलिम्स के अंदर इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो जो टॉपिक का नाम है वो है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भूकंप के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भूकंप आखिर है क्या। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है कि क्रस्ट के अंदर, हमने क्रस्ट आपको समझाया हुआ है, तो क्रस्ट के अंदर जो दोलन उत्पन्न होता है, एक तरीके का ऑसिलेशन जो उत्पन्न होता है, उसको ही क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। बेसिकली क्या होता है कि धरातल के नीचे या ऊपर के चट्टानों में असंतुलन अगर होता है, धरातल के नीचे या ऊपर दोनों ही जगहों पे, देखिएगा ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे ऊपर बोल दे तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे कि धरातल के नीचे या ऊपर दोनों जगहों पर असंतुलन अगर हो जाए, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उससे क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और तो अगर ये भूकंप की उत्पत्ति होती है तो इसके कारणों की हमें व्याख्या करनी होगी कि कारण क्या क्या है ना, और इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखना होगा। ठीक है, तो जो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आते हैं जिसको कहा जाता है फोकस यानी कि उद्गम केंद्र भी इसको कहते हैं, है ना। तो ये उद्गम केंद्र क्या होता है, तो जहां से भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है उस जगह को क्या कहा जाता है, उस जगह को फोकस कहा जाता है, जहां से ऊर्जा निकलना प्रारंभ करती है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये चूंकि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से होती है, तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा चैम्बर है उस मैग्मा चैम्बर के अंदर से ये एनर्जी निकलना प्रारंभ करती है अगर ये आंतरिक क्रियाओं के कारण हुआ है तो जहां से ऊर्जा निकलना प्रारंभ करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं, यानी कि फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, जहां से ऊर्जा निकलना प्रारंभ करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे फोकस या उद्गम केंद्र कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। तो ये अधिकेंद्र क्या है सो समझते हैं। तो देखो ये जहां से भूकंप, अब मान लो कि ये अर्थ है ना, अर्थ के अंदर ये अंदर से एनर्जी निकला, तो जहां से एनर्जी निकलना प्रारंभ किया उसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और इसके परपेंडिकुलर अर्थ के ऊपर जो जगह होगा, बिल्कुल लंबवत, है ना, बिल्कुल लंबवत पृथ्वी के सतह पे, क्रस्ट पे जो जगह होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे अधिकेंद्र कहा जाएगा, एपिसेंटर कहा जाएगा। ठीक है, जहां से एनर्जी निकली और एनर्जी के सीधे लंबवत जो क्रस्ट पे जो जगह होगा और जो स्थान होगा उसे क्या कहते हैं, हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण टर्म्स थे भूकंप के अंदर। अब समझते हैं कि भूकंप का कारण क्या होता है। तो इसके अगर कारणों की व्याख्या करें तो देखेंगे कि जो प्लेट विवर्तनिकी क्रियाएं हैं वह भूकंप की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो समझते हैं कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं में कैसे कैसे भूकंप होता है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है, तीन तरीके से होता है। ठीक है, अपसारी होता है, अभिसारी होता है, डाइवर्जेंट होता है और कन्वर्जेंट होता है। तो जब ये अपसारी मूवमेंट होता है, ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि अपसारी मूवमेंट होगा तो क्या होगा, अपसारी गति क्रिया होगी तो क्या होगी, जब भी अपसारी होता है तो क्या होता है कि मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है। ठीक है, मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आता है। इसीलिए इस कारण से क्या होता है कि साधारण और कम गहराई वाले भूकंप जो होते हैं वो इस जगहों पे आते हैं, इस स्थान पे आते हैं। अपसारी में क्या होता है कि मैं लिख देता हूं इसको, फिर से बोल रहा हूं आपको कि मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है। ठीक है, क्या होता है, मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है और इसलिए, है ना, धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आता है, इसलिए साधारण और कम गहराई वाले भूकंप होते हैं। यहां पर अपसारी में क्या होगा, साधारण और कम गहराई वाले भूकंप होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको अपसारी मूवमेंट और अभिसारी मूवमेंट के बारे में। अब जब ये अभिसारी मूवमेंट होता है तो क्या होता है, ठीक है,
अभिसारी मूवमेंट। तो अभिसारी में क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं, ठीक है, एक ही में, या फिर दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग जा रहे हैं। अभिसारी में क्या होता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया हुआ कि जो बड़ा प्लेट होगा वो क्या होगा, सबडक कर जाएगा, धंस जाएगा। तो जब बड़ा प्लेट सबडक करेगा, धंसेगा, तो वहां पर क्या होंगी, ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, और जैसे ही ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी तो अधिक गहराई वाले भूकंप की उत्पत्ति यहां पर होगी, ठीक है। यहां पर क्या होता है, मान लेते हैं कि ये बड़ा प्लेट है, तो ये बड़ा प्लेट इसके अंदर सबडक कर जाएगा, इसका छेपन होगा, ठीक है, और जैसे ही इसका छेपन होगा तो छेपन होने के बाद क्या होगा कि ज्वालामुखी क्रियाएं प्रारंभ होगी, और ज्वालामुखी क्रियाएं प्रारंभ होने से तीव्र एवं अधिक गहराई वाले भूकंप की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, तीव्र एवं अधिक गहराई वाले भूकंप की उत्पत्ति होती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि इसके अलावा भी और कई सारे कारण है, ये मैंने मेन कारण बताया, इसके अलावा भी कई सारे कारण है ना, जिससे कि भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिसमें कई सारे ऐसे भी कारण है, मानव जनित कारण है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बम का अगर विस्फोट होता है तो उस समय भी हो सकता है, कोई बांध का निर्माण होता है तो उस समय भी क्या हो सकता है, भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये तो कारण हो गया। अब जब ये कारण है तो समझते हैं कि यहां जैसे ही भूकंप होता है तो भूकंप में वास्तविक रूप में होता क्या है, तो होता क्या है कि यहां से तरंगों की उत्पत्ति होती है। तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक जो भूकंपीय तरंग होता है उसको कहा जाता है बॉडी वेव, और दूसरा जो भूकंपीय तरंग होता है उसको कहा जाता है सरफेस वेव, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, भूकंपीय तरंगों के साथ, है ना। तो पहला जो भूकंपीय तरंग हो गया वो क्या होगा, बॉडी वेव्स, और दूसरा जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, सरफेस वेव्स। अब ये जो बॉडी वेव्स हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहले को कहा जाता है पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स, और दूसरे को कहा जाता है एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स। अब ये देखिए, ये बॉडी में चलती है और ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चलती है। तो प्राइमरी वेव्स क्या है, नाम से ही लग रहा है, प्राथमिक तरंगे। ये तरंगे होती हैं, ऐसी तरंगे हैं जो कि कंपन की, इन तरंगों का जो कंपन होता है वो तरंग की गति के समानांतर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तरंग की गति के समानांतर ये इनका कंपन होता है, तरंग की गति के समानांतर, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, तो दूसरी बात है कि ये जो तरंगे होती है पी वेव्स, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से होकर गुजरती हैं, सॉलिड से, लिक्विड से, है ना, और गैसेस से, तीनों फॉर्म से होकर गुजरती हैं। तीसरी बात, इनका जो स्पीड होता है ये काफी ज्यादा होता है, ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 15 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो सकता है, ठीक है। तो ये तरंग की गति के समानांतर चलती है, तरंग का जो गति होता है उसके समानांतर चलता है, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों माध्यम से होकर चलती हैं। एंड इनका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, 8 किलोमीटर पर आवर से लेकर 15 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है, सॉरी आवर नहीं, 15 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग एस वेव्स की। तो ये जो एस वेव्स होते हैं ये कैसे चलते हैं, तो ये समानांतर नहीं चलकर उसके परपेंडिकुलर चलते हैं। जैसे कि ये समानांतर चला तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे करके ये चलता है, ठीक है। तो ये लंबवत चलते हैं, है ना, कैसे चलते हैं, लंबवत। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से होकर गुजरते हैं, लिक्विड और गैसेस से होकर नहीं। बिकॉज कि क्या होता है कि ये जब इधर से चलेंगे तो सॉलिड अगर उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा, अगर उसको बैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके पास उतना टेंशन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगा। और वो टेंशन किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। तो ये सॉलिड से होकर चलते हैं, और इनके स्पीड जो होता है वो रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा कम होता है। ये जो है ना आपको 5 किलोमीटर पर आवर से लेकर 7 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 7 किलोमीटर पर सेकेंड तक ये होता है। तो ये हो गया किसके बारे में, ये एस वेव्स और पी वेव्स के बारे में। सरफेस वेव्स की बात कर ले, हाँ थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं कि ये जो है ना, चूंकि ये एक पैरेलल चलता है इसलिए ये थोड़ा सा कम खतरनाक होता है, कम हजार्डस होता है, और ये जो होता है वो ज्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि ये ज्यादा स्पेस को क्या करता है, कवर करता है, ज्यादा स्पेस को कवर करता है, इसलिए ये क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा नुकसानदायक होता है ना। तो ये बात हो गई। अब देखते हैं सरफेस वेव में। तो सरफेस वेव्स जो हैं
वो क्या होते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे चलते हैं। इनका स्पीड काफी इन सबसे कम होता है, ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड तक होता है। एंड लेकिन चूंकि ये सरफेस पे चलती है, इसलिए ये जो वेव्स होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और काफी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, काफी नुकसानदायक होते हैं। तो ये तो हो गया सबसे ज्यादा, काफी मतलब क्या, सबसे ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये तो हो गया आपको वेव्स के बारे में। लेकिन इन वेव्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो फीचर है किस चीज में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी में। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज्यादा मददगार हैं। ठीक है, आंतरिक संरचना की जानकारी में। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इसके लिए हमें एक टॉपिक जानना होगा, जिस टॉपिक का नाम होगा छाया क्षेत्र, यानी कि शैडो जोन। क्या नाम होगा टॉपिक का, शैडो जोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शैडो जोन से। तो अब हम लोग शैडो जोन को देखते हैं, छाया क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो छाया क्षेत्र समझते हैं है क्या। पहले इसके रिजल्ट्स को देखेंगे एंड रिजल्ट्स के बाद फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, है ना। पृथ्वी का जहां पे भूकंप, पृथ्वी पे जहां पे भूकंप का उद्गम बिंदु है, उस उद्गम बिंदु से क्या पाते हैं कि उस उद्गम बिंदु से 105 डिग्री तक, मैं छाया क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पहले रिजल्ट आपको बता रहा हूं, उस उद्गम क्षेत्र से, उस उद्गम बिंदु से, वो जो ओरिजिन पॉइंट है उस पॉइंट से 105 डिग्री तक, कहां तक, 105 डिग्री तक आप देखेंगे कि एस वेव्स, 105 डिग्री तक एस वेव्स प्लस पी वेव्स, दोनों वेव्स जो है ना वो मिलते हैं। ठीक है, एंड में हम लोग क्या फीचर जानते हैं कि एस वेव्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से होकर चलते हैं, एंड जो पी वेव्स हैं ये सॉलिड, आप लोग को पहले पढ़ चुके हैं, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों फेजेस से होकर चलते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि जो मैंने बताया कि 105 डिग्री तक जहां इसका भूकंप का उद्गम केंद्र हो, वहां से ये हो गया, मान लेते हैं इसका टोटल 180 डिग्री। ठीक है, यहां से ये क्या हो गया, टोटल इसका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 105 डिग्री तक जो है ना आपको यहां पर क्या मिलेगा, पी वेव्स भी मिलेगा और एस वेव्स भी मिलेगा। दूसरा क्या है कि 145 डिग्री, यहां 105 से लेकर 145 डिग्री तक क्या होता है कि आपको इस जगह पे ना तो आपको एस वेव्स मिलेंगे ना तो पी वेव्स मिलेंगे। ठीक है, नाइदर पी वेव्स नॉर एस वेव्स। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। पहले अभी मैं रिजल्ट बता रहा हूं। एंड थर्ड जो होता है वो क्या होता है कि थर्ड जो है वो है 145 डिग्री। इस 145 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, ये वाला 180 डिग्री हुआ, तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ओनली पी वेव्स मिलेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स। तो यहां पर 3 रिजल्ट आया। पहला रिजल्ट क्या, सो देखिए कि आपको अप टू 0 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक, ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है, 1 डिग्री से 105 डिग्री तक आपको क्या मिल रहा है, पी वेव्स प्लस एस वेव्स। ठीक है, दूसरा क्या देखा हमने कि 105 से लेकर 145 तक आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ना तो पी वेव्स ना तो एस वेव्स। एंड 145 से लेकर 180 तक क्या मिल रहा है आपको, पी वेव्स सिर्फ मिल रहा है, पी वेव्स ओनली। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है और इससे हम लोग को पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए, पहले तो मैं रिजल्ट के बारे में बात करता हूं। सिंस देखिएगा कि 105 से 145 डिग्री तक, 105 से 145 डिग्री तक आप देख रहे हैं कि कोई भी वेव्स नहीं मिल रहा है, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स मिल रहा है। तो पी वेव्स का क्या है कि पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों फेजेस में चलती है, एंड एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती है। इसका मतलब सबसे पहला एक रिजल्ट तो हम लोग बिल्कुल ही प्राप्त कर सकते हैं, वो ये है कि 105 डिग्री के बाद कहीं ना कहीं लिक्विड फेज आया है, जिस कारण एस वेव्स आपको कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि 105 तक तो मिल रहा है। तो 105 डिग्री तक अंदर से फिर उन्होंने डिस्टेंस निकाला और फिर बाद में धीरे धीरे इसके बारे में बताया कि 2900 किलोमीटर तक क्या है वगैरह वगैरह। तो जब हम लोग देखते हैं कि 105 डिग्री तक, मतलब ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह डेफिनेटली क्या है, सॉलिड है।
ये वाला जगह अगर सॉलिड नहीं रहता तो आपको एस वेव्स नहीं मिलता है। एस वेव्स किस और सिर्फ कहां चलता है, तो एस वेव्स चलता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड माध्यम में, और उसके बाद डेफिनेटली रूप से कहीं ना कहीं लिक्विड या गैसियस फेजेज है, जिस कारण से यहां पर एस वेव्स नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो फेज में इसको पढ़ेंगे। पहला फेज ये रहेगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि इस वेव्स का जो है ना आपको शैडो जोन क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे पी वेव्स का शैडो जोन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। ठीक है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो शैडो जोन ऑफ एस वेव्स का मतलब क्या हुआ, सो देखिए, ये देखिए यहां पे आपका क्या था, यहां पे इसका ओरिजिन पॉइंट था, एंड यहां से ये इसके आगे जो है ना आपको 105 डिग्री हो गया ये। तो 105 डिग्री के बाद ये 105 कैसे निकाला, सो मैंने आपको बता दिया। ये 105 के बाद एस वेव्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 105 डिग्री के बाद का जो एरिया है, इस एरिया में कहीं ना कहीं क्या है, लिक्विड सब्सटेंसेस है, इसीलिए आपको क्या नहीं मिल रहा है, इसके नीचे क्या नहीं मिल रहा है, इसके नीचे एस वेव्स नहीं मिल रहा है। पहला रिजल्ट निकल गया। दूसरा शैडो जोन ऑफ, यहां पर हम लोग देखते हैं शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि शैडो जोन ऑफ पी वेव्स कैसे बना। अब समझते हैं, क्योंकि पी वेव्स तो क्या चल सकता है, सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है, गैसेस में भी चल सकता है। तो यहां से स्टार्ट किया है ना, यहां तक पी वेव्स भी है और एस वेव्स भी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये 105 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि 105 से 145 तक ये नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या है इसके पीछे का रीजन, वो है थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन का नियम। अब ये रिफ्रैक्शन क्या बोलता है ना, रिफ्रैक्शन बोलता है कि जब एक पदार्थ जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो वो अपना पाथ क्या होता है, चेंज कर लेता है। पाथ क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो जब ये एस वेव्स यहां तक पहुंचती है, यहां तक सॉलिड होगा, अनसॉलिड के बाद यहां पर क्या है, लिक्विड है या कोई दूसरा फेज है। तो जैसे ही जब पी वेव्स लिक्विड के पास पहुंचती है, पी वेव्स ऐसे चल रहा था, ठीक है, और पी वेव्स अब जैसे ही लिक्विड के पास पहुंचा, ये अपना पाथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, और अपने पाथ को चेंज, यहां से पी वेव्स आया और अपने पाथ को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद यहां तक नहीं आया। इसका मतलब क्या है, तो ये जो पी वेव्स का जो ये शैडो जोन दिख रहा है, वो किसके कारण है, तो उसका रीजन है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश या कोई भी चीज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपना जो पाथ होता है उसको क्या करती है, चेंज कर लेती है। तो ये पाथ चेंज कर लिया, इसीलिए 105 से 145 डिग्री तक आपको कोई वेव्स नहीं मिलता है। एंड सिंस पी वेव्स जो है वो लिक्विड फेज में भी क्या हो सकता है, गुजर सकता है, इसलिए पी वेव्स जो है लिक्विड फेज में गुजरते हुए ये कहां तक पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरा, तो क्या करता है, अपने पाथ को क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो अब समझिए एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में ये हुआ कि ये जो यहां से निकला 105 तक, यहां पर आपको पी वेव्स भी है, एस वेव्स भी है। उसके बाद ये जैसे ही लिक्विड फेज आया, तो पी वेव्स यहां से डाइवर्ज हो गया, चेंज अपने पाथ को चेंज करके ये कहां पहुंच गया, 105 के बाद 145 डिग्री तक। ठीक है, और इसलिए हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन पर किसी भी प्रकार की कोई भी भूकंपीय तरंग आरेखित नहीं होती है, कोई भी भूकंपीय तरंग आरेखित नहीं होती है, ना तो पी ना ही एस। ठीक है, इसीलिए कोई भी भूकंपीय तरंग आरेखित नहीं होती है, इसीलिए आरेखित नहीं होती है, इसीलिए इस जोन को क्या कहा जाता है, इस जोन को शैडो जोन कहा जाता है, छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब इससे ही क्या पता चला कि पृथ्वी के अंदर में क्या है, कि लिक्विड फेज है। ठीक है, और इसके बाद ये जितने बार डाइवर्ज करते गए, जितने बार ये अपने पाथ को चेंज करते गए, उससे ये पता चलते गया कि अर्थ के अंदर में किस जगह पे लिक्विड है और किस जगह पे सॉलिड फेज में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।